हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ राव एकेडमी भोपाल। नमस्कार आप सभी लोगों का राव एकेडमी भोपाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पता है कि हमारा एमपीपीएससी एग्जाम 2025 एमपीपीएससी का जो एग्जाम है एमपीपीएससी 2025 का जो एग्जाम है वो हमारा 16 फरवरी 16th ऑफ फरवरी को होने वाला है। तो इस 16 फरवरी को होने वाले एमपीपीएससी एग्जाम को टारगेट करते हुए राव एकेडमी भोपाल की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू की गई है। यहां पर हम हर एक यूनिट को टॉपिक वाइज एमसीक्यू के माध्यम से और साथ में डिटेल्ड डिस्कशन करते हुए कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसी सीरीज के अंतर्गत आज की इस क्लास में हम ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। यहां से अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बहुत से क्वेश्चन हर साल एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। चलिए अभी देखिए कुछ हमारे करंटली बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारे कोर्सेज हैं वो चल रहे हैं। कुछ मैं आपको बताऊंगा। जैसे हमारा एक इंपॉर्टेंट कोर्स है बुनियाद, यहां पर हम एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स करवाते हैं। एक है मंतव्य, टारगेटेड बैच है प्री मेंस और इंटरव्यू। एक बैच है संपूर्ण, यहां पर एनसीईआरटी भी कवर करेंगे, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू। एक दूसरा बैच है सिद्धि, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। ठीक है, एक है संकल्प, केवल और केवल यहां पर हम मेंस की तैयारी करते हैं। और एक है अभ्यास, यहां पर हम आंसर राइटिंग करते हैं। एक है गति, क्रैश कोर्स है। ब्रह्मास्त्र, यहां पर मेंस जैसे कई लोगों का कई बार हम देखते हैं कि मेंस में हमारे अच्छे नंबर नहीं आ पाते, तो आखिर हम मेंस में आंसर राइटिंग को कैसे इनहेंस करें, आंसर राइटिंग को कैसे बेहतर बनाएं, इसके लिए ये हमारा जो बैच है ब्रह्मास्त्र। एक है परिक्षणम, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है। गुरुकुलम, मेंटरशिप प्रोग्राम। तो देखिए राव एकेडमी भोपाल की ये सब खास बातें हैं और ये टारगेटेड बैचेस हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, किसी भी बैच को ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। तो चलिए फिर आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास का पहला सवाल स्क्रीन पे दिख ही रहा है। द आईएसटी मेरिडियन डज नॉट पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। बहुत ही अच्छे सवाल को पहले पढ़ेंगे हम लोग कि जो आईएसटी है, आईएसटी का मतलब क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है ना, बहुत ही अच्छा सवाल है। सभी लोग आंसर करेंगे कि जो भारतीय मानक समय रेखा है वो इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना और ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। देखिए आंसर सभी को करना है ना। चलिए तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आइए समझते हैं सबसे पहले पूरा हर कुछ डिटेल से। सबसे पहला जो सवाल आना चाहिए आपके दिमाग में, सर आखिर ये मानक समय रेखा है क्या? तो देखिए जो 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड हिंदी में हम क्या बोलेंगे? देशांतर रेखा। इसी को हम क्या बोलते हैं? भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा से मतलब क्या होता है कि भारत में जो भी टाइम है, जो भी डे और टाइम का हिसाब किताब है, वो इसी स्टैंडर्ड टाइमलाइन से डिसाइड किया जाएगा। सबसे पहला सवाल सभी लोग नोट करते चलेंगे कि भारत की समय रेखा कौन सी लॉन्गिट्यूड है? आप बताएंगे सर 82 डिग्री एंड हाफ ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। हिंदी में कैसे बोलेंगे? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक समय रेखा है। ठीक है, अब सवाल पर आते हैं
कि आखिर सवाल या हमारे प्रश्न में क्या बात पूछी गई है कि ये जो मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है या किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है ना। तो अगर एक छोटा सा मैप बनाने की कोशिश करेंगे सभी लोग, देखिए ये अगर हमारा इंडिया का एक छोटा सा मैप है तो यहां से इस तरीके से हमारी 82 डिग्री एंड हाफ ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड या हमारी भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। कौन कौन से राज्य यहां पर मिलेंगे, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के नीचे आएगा कौन सा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और अगला जो हमारा स्टेट है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के ऊपर एक छोटा सा राज्य उड़ीसा। तो देख सकते हैं कि जो भारत की मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो हमारा आंसर क्या होगा भैया, तेलंगाना। मतलब तेलंगाना से भारत की मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। क्या बातें क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ेंगे और चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय रेड क्लिफ लाइन। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय रेड क्लिफ लाइन। यहां पर हमें बताना है कि कौन कौन से वो दो देश है या कौन से वो दो देश हैं जिनके बीच की जो जो उनके बीच की सीमा रेखा है, बाउंड्री लाइन है, ठीक है ना, उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन। तो सभी लोग आंसर देंगे। वैसे बहुत ही इजी है, इसका आंसर होगा इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। अब देखिए अगर यहां पर ऑप्शन में इंडिया और पाकिस्तान नहीं होता तो हमारा आंसर क्या हो सकता था, इंडिया और बांग्लादेश, ठीक है। क्या बातें क्लियर है? क्योंकि ये वही रेड क्लिफ लाइन है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में ड्रॉ की गई थी 1947 में, ठीक है। चलिए अब बाकी ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं। इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन, क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। हाँ इंपॉर्टेंट ये है, इंडिया और नेपाल के बीच में अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था तो वहां पर यह पूछा गया था कि कौन सी नदी है जो भारत और नेपाल के बीच की बाउंड्री बनाती है या सीमा का निर्धारण करती है। तो वहां पर आंसर आपका 2 नदियां आपको याद रखना है, एक नदी है मेची और दूसरी नदी है महाकाली, ठीक है ना। तो इंडिया और नेपाल, भारत और नेपाल के बीच में 2 नदियां हैं जो बाउंड्री का फॉर्मेशन करती हैं, एक है मेची नदी और दूसरा कौन सी है, महाकाली नदी, ठीक है ना। एक और आप लोग एक फैक्ट साथ में नोट करेंगे, इंडिया और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो बाउंड्री लाइन है उसे हम क्या बोलते हैं, डूरंड लाइन या डूरंड रेखा। तो यहां पर अगर आप लोग नोट कर रहे हैं ना, हम हर क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से यहां पर डिस्कस कर रहे हैं ना, हर एक ऑप्शन को, चारों ऑप्शंस को हमें पता होना चाहिए कि आखिर कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, आगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, उन सभी भी बातों पर यहां पर डिस्कस हो रहा है। अगर किसी का कोई डाउट हो तो वो चीज भी आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट टचेस द बाउंड्रीज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सवाल को पहले यहां पर हिंदी में समझते हैं। सवाल यह पूछा गया है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है ना। फिर से एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों के साथ
बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे कि भैया भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। आइए समझते हैं। देखिए अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो इंडिया के मैप में इस तरीके से आप लोग भी ना, हर ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, हर चीज आपको विजुअलाइज होना चाहिए, ठीक है ना। भले ही टूटा फूटा मैप आप लोग बनाइए पर मैप के माध्यम से ही चीजों को समझने की कोशिश करना है। देखिए यहां पर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कुछ इस तरीके से उत्तर प्रदेश की ये लोकेशन है, ठीक है, ये हमारा उत्तर प्रदेश है। अब देखिए अगर यहां पर बात करेंगे ना तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दो राज्य हो गए। अगर यहां पर बात करेंगे तो राजस्थान, ठीक है, यहां पर दो हैं, एक हरियाणा है और दूसरा है दिल्ली, जो उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। यहां पर नीचे बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। देखिए कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्या बातें क्लियर है सभी को? चलिए तो यहां पर उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। क्या बातें क्लियर है सभी को? देखिए यहां पर ये जितने भी सवाल हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो हमारी अप्रोच क्या है, उसी क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से अच्छे तरीके से हमें वहां पर डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए तो देखिए जो अगला सवाल है, वेयर इज द डंकन पास लोकेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि भैया जो डंकन पास है वो कहां पर स्थित है, ठीक है। भारत में एक डंकन पास है, ठीक। एक्चुअली डंकन पास है क्या, एक वाटर बॉडी है, एक जल राशि है, एक वाटर बॉडी है, ठीक है ना। तो ये है कहां पर? ऑप्शन नंबर ए साउथ एंड लिटिल अंडमान, नॉर्थ एंड साउथ अंडमान, ऑप्शन नंबर सी नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, ऑप्शन नंबर डी अंडमान एंड निकोबार। सभी लोग आंसर करेंगे और ये सवाल पूछा जा चुका है। देखिए हमारी जो अप्रोच है ना, वो एमपीपीएससी प्रीलिम्स को फोकस करते हुए कि आखिर एमपीपीएससी में कैसे सवाल पूछे गए हैं और आगे कैसे सवाल पूछे जाने की संभावना है, ठीक है ना। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए साउथ एंड लिटिल अंडमान। आइए डिटेल से यहां पर समझेंगे। पूरा अंडमान निकोबार जो हमारा आइसलैंड है, इस तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे बहुत ही डिटेल से। चलिए सबसे पहले आप लोग यहां पर देख सकते हैं, बहुत ही डिटेल से समझेंगे। पहले हमारा जो सवाल है वो ये है, डंकन पास कहां पर है भैया? ये हमारा लिटिल अंडमान है और ये हमारा साउथ अंडमान है, इसी के बीच में डंकन पास स्थित है। सभी लोग देख पा रहे हैं क्या? चलिए अभी बहुत सी बातें यहां पर करने के लिए हैं। अंडमान निकोबार में सबसे पहले एक एक करके चीजों को समझते हैं कि आखिर नॉर्थ अंडमान, सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं चलिए तो यहां पर देख पा रहे हैं ये हमारा नॉर्थ अंडमान है, ये हमारा मिडिल अंडमान है और ये हमारा साउथ अंडमान है, ये हमारा लिटिल अंडमान है। यहां पर बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना। तो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लेके, ठीक है ना। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को दोहराना चाहूंगा कि हमारे सवाल में पूछा गया था डंकन पास कहां पर है, तो देख सकते हैं साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में, ठीक है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे सबसे पहला सैडल पीक एग्जाम का फेवरेट है। ये सैडल पीक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये अंडमान निकोबार जो हमारा आइसलैंड है, जो द्वीप समूह है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक, और इसकी जो हाइट है लगभग 737 मीटर है। क्या बातें क्लियर है?
और आपसे अगर कोई पूछेगा कि भैया ये सैडल पीक है कहां पर, तो आपका आंसर होगा सर नॉर्थ अंडमान में। कहां पर है? नॉर्थ अंडमान में। पहला पॉइंट सभी लोग डिटेल से और इस तरीके से आप लोग भी मैप ड्रॉ करके नोट करते चलेंगे। सबसे पहला सैडल पीक कहां पर है? नॉर्थ अंडमान। चलिए आगे देखेंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट आपको ये जगह भी दिख रही है, यहां पर लिखा हुआ है पोर्ट ब्लेयर। देखिए पोर्ट ब्लेयर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये कैपिटल है, ये अंडमान निकोबार की क्या है भैया? कैपिटल है। और वो कहां पर है? आप लोग देख पा रहे हैं साउथ अंडमान। कहां पर है? साउथ अंडमान। देखिए अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी तरीके से उलझा के क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, तो इस तरीके से उलझाने वाली चीजें रहती हैं। तो इसको अगर हम जितना ज्यादा मैप के माध्यम से पढ़ेंगे उतना हमारे लिए एग्जाम में क्लैरिटी होगी। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। तीन चीजें आपको याद रखना है। यहां पर छोटे छोटे तीन आइसलैंड हुआ करते थे, अभी भी हैं, ठीक है ना, साउथ अंडमान के थोड़ा सा साइड में। इन तीनों का नाम बदल दिया गया, ठीक है ना। चलिए कौन कौन से नाम रखे गए? स्वराज, शहीद और शहीद सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। तो ये तीन छोटे छोटे आइलैंड थे। एक का नाम था हैवलॉक, एक का नाम था हैवलॉक, उसका नाम बदल दिया गया स्वराज। एक का नाम हुआ करता था नील, उसका नाम चेंज कर दिया गया शहीद। और एक था रॉस, उसका नाम चेंज कर दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये चीजें आप लोग सभी लोग नोट करेंगे साथ में ही, ठीक है ना। ये चीजें भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और पूछी गई भी हैं, ठीक। अब यहां पर आपको एक दिख रहा है बैरन आइसलैंड, और यहां पर एक छोटा सा आइसलैंड ये है नारकोंडम। ये दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इंडिया के वोल्केनो हैं, जिसमें से नारकोंडम क्या है? एक्सटिंक्ट है। इसमें ज्वालामुखी का उद्गार, या बोल सकते हैं ना कि अब ज्वालामुखी या वोल्केनो से कुछ निकल नहीं रहा। लेकिन जो बैरन आइसलैंड है वो एक्टिव वोल्केनो है। इंडिया का एकमात्र या भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन आइसलैंड, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां तक किसी का कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। भारत की मानक समय रेखा कौन सा लॉन्गिट्यूड है? 82 डिग्री एंड हाफ ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक समय रेखा है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपका जवाब होगा सर 5, ठीक है। वो कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ये वो 5 राज्य हैं जहां से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन पास होती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज इन साइज, मतलब जो भारत है, अगर बात करेंगे क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए 5th, ऑप्शन नंबर बी 6th, ऑप्शन नंबर सी 7th और ऑप्शन नंबर डी 4th। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है, पर हम एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस को गलत करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 7th, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 7th। अब मेरा सवाल आप लोगों से कि जो इंडिया से ऊपर वाले राज्य देश हैं, ठीक है ना, तो उसकी एक हायरार्की भी हमें पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा कौन सा है? रशिया, फिर कौन सा है? चलिए रशिया के बाद कौन सा है? कनाडा,
कनाडा के बाद कौन सा है? चाइना, फिर यूएसए, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर इंडिया। तो भारत से बड़े कितने देश हैं? 6। कौन कौन से? रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो भारत का जो क्षेत्रफल है कितना है? लगभग 3.28 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये डेटा भी याद रखना है। और क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में 7वां स्थान है, ये चीज भी आपको नोट करके रखना है। एरिया कितना है? 3.28 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ऐसा कोई भी एग्जाम आज तक बचा नहीं ना जिसमें यह क्वेश्चन पूछा गया ना हो। उसके बाद भी हमारी गलतियां होती हैं, हम एग्जाम में ऐसे सवाल ही गलत करके आते हैं। तो हिंदी में अगर बात करें कि भैया जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं? चलिए तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8 या फिर ऑप्शन नंबर डी 9। चलिए आंसर सभी को करना है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8। तो भारत में ऐसे 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है ना, 8 इंडियन स्टेट्स, ठीक है, वेयर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। चलिए देखेंगे मैप के माध्यम से। अगर आप लोग मैप देख पा रहे हैं तो पहला सवाल तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है क्या? तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या इसी को हम हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा का मतलब क्या होता है? 20 डिग्री एंड हाफ मिनट जो नॉर्थ लैटिट्यूड होता है, मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। अब अगर आप देख पा रहे हैं ये हमारी कर्क रेखा है 23.5 डिग्री। ठीक है ना, यहां पर कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन से राज्य हैं? ये राज्य भी आपको याद रखना है। सीधा सा सवाल पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं निकलती। तो वो चीज हम तब सही कर पाएंगे ना जब हमें पता होगा कि कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है ना, ये गिनती तो इंपॉर्टेंट है ही कि 8, लेकिन वो 8 कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है। द आईएसटी पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया? भारत की मानक समय रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो हमारा आंसर होगा तेलंगाना। क्या बातें क्लियर है? चलिए ये रिपीटेड क्वेश्चन था। चलिए एक बार मैप में भी हम देख लेते हैं। इस तरीके से हमारी ये मानक समय रेखा गुजरती है। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। क्या बातें क्लियर हैं? चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल, वेयर इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया सिचुएटेड? भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कहां पर स्थित है? सभी लोग यहां पर देख के आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर बी ग्रेट निकोबार, ऑप्शन नंबर सी कन्याकुमारी और ऑप्शन नंबर डी केरला। देखिए सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ना है और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में आया हुआ है। सभी लोगों ने, ठीक है ना, सभी लोग बोलना गलत है, मतलब आधे से ज्यादा लोगों ने इस सवाल को गलत भी किया है। ठीक है ना, पर अच्छे से सबसे पहले कभी भी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले क्वेश्चंस को बहुत ही धैर्यपूर्वक शांति से पहले पढ़ना है। ठीक है ना, कई बार हम क्या है जल्दीबाजी में गलत आंसर टिक कर देते हैं। चलिए तो यहां पर जो इसका आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी ग्रेट निकोबार। ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे हमारे बीच में
जिनके दिमाग में ये चल रहा होगा सर कन्याकुमारी, ठीक है ना, उस चीज को भी हम यहां पर डिस्कस जरूर करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो एक्सट्रीम पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट मतलब वेस्टर्न, ईस्टर्न, नदर्न और सदर्न, ठीक है ना, तो उनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर भी एक अच्छा छोटा सा डिस्कशन करेंगे। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है ना कि हमें इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, भारत की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो हमें पता होनी चाहिए। तो अगर बात करेंगे मेनलैंड की तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक इंडिया का एक्सपांशन है। और अगर लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है इंडिया का एक्सटेंशन है, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखना है एज इट इज कि भारत किन लैटिट्यूड के बीच में, आप बताएंगे सर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक। और अगर देशांतर रेखा की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में ही भारत की स्थिति है, ठीक है ना। क्या बातें क्लियर है? चलिए अब देखिए इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंदिरा कोल। देखिए ये जो कोल शब्द है ना, बेसिकली इस तरह की जो घाटियां होती हैं, ये जो घाटी वाला क्षेत्र है इसी को हम क्या बोलते हैं, कोल। तो भारत का जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे उत्तरी बिंदु है, वो कौन सा है, इंदिरा कोल। अगर बात करेंगे सबसे पश्चिमी, गुजरात में है गौहर माता, गौहर माता। और अगर सबसे पूर्वी वालांगू, कहीं कहीं पर आपको एक छोटी सी जगह है कबीथू भी बोलते हैं, ठीक है ना, तो वालांगू जिला है, कबीथू नाम की जगह है। अगर बात करेंगे सदर्न मोस्ट, तो यहां पर लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए यहां पर ये चीज ये नहीं बोली गई है कि मेनलैंड। अगर ये सवाल होता ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया, कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, अगर सवाल ये पूछा जाता तब हमारा आंसर होता कन्याकुमारी। लेकिन प्रश्न में मेनलैंड शब्द नहीं बोला गया, मतलब ऐसा कुछ क्लासिफाई नहीं हुआ कि मेनलैंड या कुछ भी। तो हमें क्या मान के चलना है भैया, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहां पर है, आप बताएंगे सर वो तो है यहां पर ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार नाम की जगह है और उसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट। देखिए कंफ्यूज नहीं होंगे, सबसे उत्तर में है इंदिरा कॉल और सबसे दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट। इस इंदिरा पॉइंट के दो और नाम हैं, इसी को हम बोलते हैं पार्सन पॉइंट या इसी को बोलते हैं पिगमेलियन पॉइंट। तो ये दो और नाम है जो आपको याद रखते हैं, ठीक है। बातें क्लियर है क्या? चलिए हाँ, अगर बात करेंगे ना इसका लैटिट्यूड कितना है तो 6 डिग्री 4 मिनट। क्या बातें क्लियर हैं? चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? अभी अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट गुजरात। और इस जगह का नाम क्या है, गौहर माता। उम्मीद है ये बातें क्लियर होंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ बांग्लादेश। यहां पर हमें बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो देखिए अगर बात करेंगे बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ कौन कौन से इंडियन स्टेट्स हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद असम, असम के बाद मेघालय, मेघालय के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद मिजोरम।
तो ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, मणिपुर। और इसकी एक ट्रिक भी है, हमेशा आपको क्वेश्चन में फंसाने के लिए मिजोरम भी ऑप्शन में दिया जाएगा और मणिपुर भी दिया जाएगा ताकि आप कंफ्यूज हों। तो इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करना है, एक छोटी सी ट्रिक है। बांग्लादेश एक छोटा सा देश है और वहां पर पैसे की कमी है। बांग्लादेश एक छोटा सा देश है और वहां पर पैसे की कमी है। तो हमारी ट्रिक ही है, बांग्लादेश में मनी नहीं है। क्या मैंने बोला, एक बार फिर से आप लोग साथ में दोहराएंगे, बांग्लादेश में मनी नहीं है, मतलब बांग्लादेश के साथ मणिपुर बाउंड्री शेयर नहीं करता, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया, मणिपुर। देखिए, हाँ एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे यहां पर ये क्वेश्चन बांग्लादेश से रिलेटेड है, वैसे ही हमें पता है कि भारत की जो बाउंड्री है या भारत की जो भी नाइबरिंग स्टेट्स, नाइबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, तो इन सभी देशों के साथ भारत के कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है या कौन कौन से राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं, उनकी भी जानकारी आपको होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है आगे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सके या इवन पूछा भी गया है। ये बाउंड्री वाले क्वेश्चन ना हर साल पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भैया कौन सा ऐसा देश है जिसकी भारत के साथ बहुत लंबी या सबसे ज्यादा सीमा रेखा बनती है। कौन सा देश है, ऑप्शन नंबर ए चाइना, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश और ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। आंसर करेंगे सभी लोग कि भैया कौन सा देश है जिसकी भारत के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर होती है। चलिए, तो देखिए यहां पर एक छोटा सा मैप हमने बनाने की कोशिश की है। यहां पर कौन सा देश है, आप बताएंगे सर पाकिस्तान। यहां पर कौन सा देश है, चाइना, ठीक है। यहां पर आपको मिलेगा नेपाल, यहां पर मिलेगा भूटान, ठीक है। यहां पर आपको मिलेगा म्यांमार और यहां पर आपको मिलेगा बांग्लादेश। छोटी सी बाउंड्री यहां पर अफगानिस्तान की, ठीक है। क्लियर है क्या सभी को। अब देखिए जो सबसे ज्यादा सीमा रेखा है वो किसकी है, बांग्लादेश। और ये चीज आपको याद भी रखना है कि भारत की सबसे ज्यादा जो बाउंड्री है या जो सीमा रेखा है वो किसके साथ लगती है, बांग्लादेश। और डेटा भी याद रखना है, 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा। कितनी है भैया, 4096 किलोमीटर की है सबसे ज्यादा। और सबसे कम अगर पूछा जाए तो वो है अफगानिस्तान के साथ, केवल और केवल लद्दाख है। केवल और केवल जो लद्दाख हमारा यूनियन टेरिटरी है उसी की सीमा लगती है, कहां से, अफगानिस्तान से। और कितनी है, मात्र 106 किलोमीटर की। ये डेटा भी आपको याद रखना है। अफगानिस्तान के साथ कितनी बाउंड्री लाइन है या कितनी सीमा रेखा है, आप बताएंगे सर 106 किलोमीटर। और अगर बात करेंगे बांग्लादेश की तो 4096 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल, विच ऑफ द स्टेट सेपरेट्स इंडिया विथ श्रीलंका। भारत में भारत और श्रीलंका को कौन सी एक वाटर बॉडी है, ठीक, या इनमें से कौन सी वाटर बॉडी है जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ऑप्शन नंबर ए पाक स्ट्रेट, ऑप्शन नंबर बी सुएज कैनाल, ऑप्शन नंबर सी जिब्राल्टर और ऑप्शन नंबर डी गल्फ ऑफ खंबात। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है, एक लॉजिक का सवाल है। इसका जो करेक्ट आंसर है पाक स्ट्रेट। देखिए आपको भी पता है सुएज कैनाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुएज कैनाल, ठीक है ना। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर ये यूरोप में है। गल्फ ऑफ खंबात है तो एशिया में, लेकिन वेस्ट एशिया, सॉरी भारत का जो वेस्ट पोर्शन है ना वहां पर है, अरब के पास है गल्फ ऑफ खंबात। सॉरी गल्फ ऑफ खंबात कहां पर है, गुजरात में है। खंबात की खाड़ी, ये वही खंबात की खाड़ी है जहां पर नर्मदा और ताप्ती नदी जाकर अरब सागर से मिलती है, ठीक है। चलिए तो पाक स्टेट की एक लोकेशन देखते हैं। अगर ये हमारे इंडिया का सदर्न मैप है, यहां पर हमारा एक छोटा सा देश है श्रीलंका, तो ये वाली जो वाटर बॉडी है उसी को हम क्या बोलते हैं, पाक स्ट्रेट।
ठीक है ना। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट को हिंदी में बोलते हैं जल डमरू मध्य। क्या बोलते हैं? जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य। इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसी वाटर बॉडी, ठीक है ना, जो दो स्थल या लैंड सरफेस को अलग करे और दो वाटर बॉडी को जोड़े। मतलब सर स्थल भूमियों को अलग करने वाली और जल राशियों को जोड़ने वाली जो जल राशि है, जो वाटर बॉडी है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट या जल डमरू मध्य। बातें क्लियर है? तो पाक स्ट्रेट यहां पर देख सकते हैं, ये दो लैंड सरफेस है, भारत और श्रीलंका, इनको अलग करने का काम कर रही है। और अगर जोड़ने की बात करेंगे तो इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर मन्नार की खाड़ी है, इनको जोड़ने का काम भी कर रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, जो ज्योग्राफी की आगे की क्लासेस होंगी ना, तो ये सब चीजें और भी डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां से निकल के भी आता है, एमपीपीएससी में अक्सर पूछा जाता है कि भैया जिब्राल्टर भारत में सॉरी मध्य प्रदेश में एक किला है। ठीक है, सभी लोग आंसर अपना कमेंट करके बताएंगे। मध्य प्रदेश में एक किला है जिसे हम जिब्राल्टर बोलते हैं, पूर्व का जिब्राल्टर। कौन सा किला है? चलिए, तो इसका आंसर ग्वालियर का किला। ग्वालियर का किला है, महाराज सूरज सेन ने बनवाया था और इसे हम जिब्राल्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्व का जिब्राल्टर। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कि जो हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम 16 फरवरी को होने वाला है, उसी को टारगेट करते हुए ये टेस्ट सीरीज शुरू की गई है राव एकेडमी भोपाल। ठीक है ना, यहां पर आपको टोटल 37 टेस्ट है। ठीक है ना, ऑलरेडी चल रही है। आगे बढ़ेंगे ये देख सकते हैं हमारा टेस्ट शेड्यूल है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी लोग। ये हमारा टेस्ट शेड्यूल है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि राव एकेडमी भोपाल में बहुत से अच्छे कोर्सेज चल रहे हैं। ठीक है ना, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है बुनियाद। यहां पर हम एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से पढ़ाते हैं। एक है मंतव्य, यहां पर टारगेटेड बैच है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी होगी। एक है हमारा संपूर्ण, यहां पर एनसीईआरटी, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। एक है हमारा सिद्धि, ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। ठीक है ना, मतलब जब आप कॉलेज के टाइम पर हैं तभी से आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। एक है हमारा संकल्प, यहां पर केवल मेंस एग्जाम की तैयारी होगी, मतलब मेंस ओरिएंटेड चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी और कैसे आंसर्स को लिखना है, किस तरीके से आप लिखें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर पा सकें, तो उन सभी बातों को यहां पर डिस्कस किया जाता है। एक है हमारा अभ्यास, ये आंसर राइटिंग कोर्स है। एक है हमारा गति, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है। एक है ब्रह्मास्त्र, ये मेंस एनहेंसमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, कि कई लोगों का प्रीलिम्स तो होता है लेकिन मेंस नहीं हो पा रहा, क्यों? कि कहीं ना कहीं आंसर में कोई दिक्कत है या आखिर कहां पर आपका मेंस रुक रहा है, उसके लिए भी टारगेटेड बैच है ब्रह्मास्त्र। एक है हमारा परीक्षणम, यहां पर प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। और एक है गुरुकुलम, मतलब मेंटरशिप प्रोग्राम। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपकी तैयारी किस तरह की है उसके अकॉर्डिंग यहां पर आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, और जो तैयारी है उसे और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए हमारे कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे टेलीग्राम है, यूट्यूब चैनल है, तो वहां पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं। जुड़ने के क्या फायदे हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो जो भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगी। दूसरा, लाइव क्लासेस की अपडेट्स और लाइव क्लास की जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आपको कहां पर मिलेगी? टेलीग्राम चैनल में। तो टेलीग्राम चैनल है, हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है वहां पर आप लोग जुड़िए और जो भी यहां पर फायदे हैं आपके हित की ही बातें हैं। ठीक है, आज ही हमारी पहली क्लास है ज्योग्राफी की। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं ज्योग्राफी की जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, उनको टॉपिक वाइज एमसीक्यू के माध्यम से इसी तरीके से डिटेल्ड डिस्कशन करते हुए हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हमारा टारगेट यही है ताकि जब आप एग्जाम में बैठे ना 16 फरवरी को, तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ज्यादातर चीजें यहीं से आएंगी, यहीं से आने की संभावनाएं भी हैं। ठीक है, चलिए तो देख सकते हैं ये हमारा फेसबुक पेज है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो यहां से जुड़ करके आपको क्लास की अपडेट, क्लास की पीडीएफ नोट्स
और भी कुछ जैसे जो लाइव क्लास की नोटिफिकेशन है, जो लिंक है, वो आपको यहीं पर मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। यहां से क्या क्या चीजें आपको मिल सकती हैं फ्री में, स्टडी मटेरियल और शॉर्ट नोट्स। ये टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन करिए, खुद भी ज्वाइन करना है और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा प्रमोट भी करना है। तो चलिए फिर आज के इस सेशन को यहीं पर हम लोग कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छी लगी ना तो हमारा जो चैनल है उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो है, और साथ में दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। सो थैंक यू क्लास एंड विश यू ऑल द बेस्ट।